हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। पहले डोमेन और रेंज क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में बात कर चुके हैं, डिटेल वीडियोस में बता चुके हैं। फिर भी जान लीजिए, डोमेन वही होता है ना, एक्स का हर वो वैल्यू जिस वैल्यू पर मेरा ये फंक्शन क्या हो डिफाइंड हो जाए, वही होता है मेरा डोमेन। और रेंज क्या होता है, एक्स का हर वो वैल्यू इनपुट कुछ जो डालेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू ऑब्टेंड होगा, मेरा फंक्शन का कुछ ना कुछ मान आएगा। अगर 0 डिग्री डालते हैं तो कॉस एक्स कॉस 0 को कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अगर 1 रेडियन डालेंगे तो कॉस 1 रेडियन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। कॉस अगर 90 डिग्री डालते हैं यानी फिर π/2 रेडियन डालें तो कॉस π/2 रेडियन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। उन सारे वैल्यूज़ में, सारे एंगल्स को डाल करके चेक करेंगे। जो सारे वैल्यूज़ में कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो सबसे छोटा होगा, कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो सबसे बड़ा होगा। इसी को तो हम लोग रेंज कहते हैं ना। ठीक है, बात कर चुके हैं सब रेंज पे थे, डोमेन और रेंज पे। तो जो फंक्शन मेरा दिया गया है कॉस एक्स, उसका डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, एक्स का हर वो वैल्यू जिस वैल्यू पर मेरा कॉस एक्स डिफाइंड हो। एक्स का हर वो वैल्यू जिस वैल्यू पर मेरा कॉस एक्स डिफाइंड। ठीक है। तो एक्स का कौन सा वैल्यू जी, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, तो एक्स के जगह पे तो हम कोई एंगल ही ना रखेंगे, या तो 0 डिग्री रख देंगे ना, या फिर अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो 1 रेडियन भी, 2 रेडियन भी, 3 रेडियन भी, 4 रेडियन भी, 5 रेडियन भी, 6 रेडियन भी, और हम लोग π/2 रेडियन भी रख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग पाई रेडियन भी रख सकते हैं। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो पाई रेडियन के बाद 3π/2 भी रख सकते हैं। नहीं रख सकते क्या? आगे जाएंगे तो 2π रेडियन भी हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2π रेडियन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2π रेडियन पे एंगल खत्म नहीं होता है, उससे आगे भी जा सकते हैं हम लोग। तो 2π रेडियन, 3π रेडियन, 4π रेडियन, 5π रेडियन, 100π रेडियन, लाख पाई रेडियन, 1000, करोड़, अरब, आगे तक बहुत, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अगर चलते जाए तो प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम लोग। और वही अगर हम लोग क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज -1, -2, -3 रेडियन, -4 रेडियन, -5 रेडियन, -π/2 रेडियन, -π रेडियन, -3π/2 रेडियन, -2π रेडियन, -3π रेडियन, -5π रेडियन, -लाख रेडियन, -करोड़ रेडियन। इस तरह से हो सकता है ना, इस तरह से माइनस की दिशा में तो हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, अनंत तक। खत्म नहीं होता है एंगल वहाँ पर भी, तो अनंत तक जा सकते हैं माइनस की दिशा में भी। यानी कि प्लस इन्फिनिटी से हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम लोग। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं डोमेन के रूप में। ठीक है। जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रखे हैं हम, ये जो अगर मान के चलिए एक नंबर लाइन है जिसमें -1 से प्लस इन्फिनिटी तक का बीच के नंबर बैठा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच का क्या है, रेडियन, एंगल बैठा हुआ है। तो ये जो 1 रेडियन है, 2 रेडियन है, 3 रेडियन है, हम लोग प्रीवियस क्लास में ये बात कर चुके हैं ना कि जो 1 रेडियन होता है रियल नंबर 1 के बराबर होता है, जो 2 रेडियन है रियल नंबर 2 के बराबर है। कोई भी रेडियन कोई भी आप चुन लीजिए ना। 360 रेडियन, यानी कि सॉरी 360 रेडियन नहीं, 2π रेडियन मेरा 2π रेडियन भी किसी न किसी रियल नंबर के बराबर होगा। या फिर अगर हम लोग 100 रेडियन लेते हैं, वो भी 100 रियल नंबर 100 के बराबर होगा। अगर हम मान के चलिए 200 रेडियन लेते हैं, वो रियल नंबर 200 के बराबर होता है ना जी। तो इस वजह से ये जो है, कहीं जो मेरा रेडियन यहाँ पे हम लोग लिए हैं डोमेन के रूप में, इसका हम लोग डोमेन R लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसका डोमेन R लिखते हैं। R क्या है, रियल नंबर। हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि रियल नंबर को और रेडियन को सेम कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि रियल नंबर और रेडियन हम लोग सेम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रेंज पे, यानी कि जो हम लोग इनपुट करेंगे और हमको जो आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट वैल्यू में कौन सबसे छोटा होगा, कौन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अगर मान के चलिए अगर हम कॉस सबसे छोटा 0 डिग्री रख के देखते हैं। कॉस 0 डिग्री मेरा क्या होता है भाई, कॉस 0 डिग्री मेरा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अगर कॉस 0 डिग्री नहीं रखें, कॉस π/2 रेडियन रखते हैं, कॉस अगर π/2 रेडियन हम लोग रखते हैं, तब मेरा वैल्यू क्या आएगा, जरा बात सोचिए तो क्या होगा। कॉस π/2 क्या 0 होगा जी, तो पता है ना। कॉस पाई क्या होगा, कॉस पाई क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा है कॉस पाई, तो हम लोग को ऐसे पता है भाई कि ये जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, अगर लिखेंगे, अगर ये 1 यूनिट ना, अगर ये यूनिट सर्कल है तो रेडियस जिसका 1 यूनिट है, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट, वाई की तरफ में कुछ नहीं, तो 1 और 0। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं, वाई के कोऑर्डिनेट में गए हैं,
लिखेंगे। इसका बिंदु, इस बिंदु का क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट हम लोग, एक्स के डायरेक्शन में गए हैं -1 यूनिट नेगेटिव एक्स एक्सिस, और वाई के डायरेक्शन में कुछ नहीं। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट इस तरह से क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में तो गए हैं लेकिन एक्स के डायरेक्शन में कुछ नहीं गए। तो उसी तरह यहाँ पे पाई वाला जो अगर कॉस पाई रेडियन पूछ रहे हैं तो कॉस पाई रेडियन -1 नहीं होगा, पहला वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है मेरा कॉस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 3π/2 का वैल्यू 0, कॉस 2π का वैल्यू 1 फर्स्ट वाला होता है, और कॉस अगर साइन पाई पूछते तो 0 हो जाता है यहाँ पे ना, ये वाला सेकंड वाला साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं। तो कॉस पाई मेरा -1 हुआ, कॉस पाई -1, ठीक, और कॉस पाई -1 और कॉस जो अगर पाई -1 हो रहा है, कॉस पाई -1 हो रहा है, कॉस 3π/2 रख के देखिए तो कॉस पाई 3π/2 मेरा 0 हो रहा है, अरे बाप रे, कॉस 2π अगेन मेरा क्या हो रहा है भाई, 1 हो रहा है ना, कॉस 2π अगेन। यानी कि क्या देख रहे हैं कि कॉस का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 तक आ रहा है। यही तो रेंज हुआ ना इसका, मैक्सिमम वैल्यू और -1 मिनिमम वैल्यू, तो कहीं तो रेंज बोलते। अगर अब भी नहीं समझे, अगर अब भी नहीं समझे, 10th क्लास में भी वैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 1 और -1 के बीच ही होता है। अगर नहीं समझे अभी तो एक चीज़ देखिए, हम लोग ये पढ़े हैं ना कि अगर ये मान के चलिए एक्स एंगल बना रहा है, इन सबको मिटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना, कॉस थीटा। और यहाँ पर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये जो O और ये P बिंदु, इसको A माने, ये जो OP है, OP जो है, OP मेरा कॉस थीटा, ये है क्या OP, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो मेरा AP है, AP मेरा क्या है, साइन थीटा है कि नहीं, साइन थीटा है, ठीक। ये अगर A बिंदु यहाँ पे आ जाए, A बिंदु यहाँ पे आ जाए, यानी कि हम बात करें ऐसे होगा, और ये थोड़ा सा छोटा ध्यान से देखिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर A बिंदु यहाँ आ जाए तो यहाँ आ गया ना, तो क्या देख रहे हैं, इस OP जो पहले इतना सा था अब ये इतना हो गया, और यही तो मेरा कॉस थीटा है ना, ये बेस जो है ये कॉस थीटा बढ़ गया। अब और नीचे आएंगे तो कॉस थीटा का मान फिर बढ़ेगा, 0 पे मेरा कॉस थीटा का मान सबसे ज़्यादा, 0 पे मेरा कॉस थीटा का मान सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। अब अगर π/2 पे जाते हैं इसी तरह, ऐसे यही ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाता है, अगर यहाँ पे आता है पहले, ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो बेस होता है वही ना छोटा हो गया, और आगे जाएंगे तो और छोटा होगा, 0 पे तो सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, सॉरी π/2 पे तो और सबसे ज़्यादा छोटा, देखिए π/2 पे सबसे ज़्यादा छोटा हो गया कि नहीं हुआ ना, तो वही तो है। इसी तरह हम लोग और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे अगर मान के चलिए तो कॉस थीटा का वैल्यू इधर तो मेरा धीरे धीरे करके इंक्रीजिंग होते जाएगा, इंक्रीज होगा, फिर इधर जाके घटते जाएगा, यहाँ पे जाके फिर से भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा था अब इतना छोटा, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और छोटा, फिर यहाँ पे आके सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि क्या देखते हैं ना हम लोग, इसका जो वैल्यू होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक जाता है, मिनिमम से मिनिमम -1 तक जाता है, मिनिमम से मिनिमम कहाँ तक जाता है भाई, अजय 3π/2 लिखिए ना, cos π/2 पे अगेन मेरा 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, मिनिमम से मिनिमम कहाँ गया है मेरा, -1 तक गया है। तो वही तो रेंज लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे। अब हम लोग चलिए इसके ग्राफ पे बात करें, इसको मिटा रहे हैं, अगर इससे तो कचरा हो गया, नोट अगर करना है तो कर लीजिए साइड में, लेकिन इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ पे, ग्राफ कैसे, हाँ तो चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ये हम ड्रॉ कर लिए, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये y = 1, ये y = -1 होता है ना, y = 1 का ग्राफ ऐसा ही होता है ना जी, और y = -1 का ग्राफ ऐसे ही होता है, ठीक है, इस पर बात नहीं करने वाले। फिर ड्रॉ कर लिए, मैक्सिमम मान 1 तक जाता है और जो मिनिमम होता है -1। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग फंक्शन से डोमेन और रेंज पता कर रहे हैं, जानते हैं। जब अगर आपको ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करने आ जाता है, अगर ग्राफ अच्छे से आप महारत हो जाते हैं, हासिल कर लेते हैं ग्राफ में, तब आप ना ग्राफ ड्रॉ करके डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करके डोमेन रेंज पता करना बहुत आसान है। डोमेन रेंज पता करके ग्राफ करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, थोड़ा सा रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन ग्राफ से डोमेन रेंज पता करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ग्राफ, इसलिए ग्राफ थोड़ा जरूरी है और अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ग्राफ से कैसे डोमेन रेंज पता करें, अभी देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए अभी देखिए क्या हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा। हम लोग क्या जानते हैं, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री पे कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक। cos 0 डिग्री 1, cos π/2 क्या होता है, 0, cos π/2 मेरा 0, या वापस से यहाँ आ जाएगा मेरा cos π/2 1, cos π मेरा क्या होता है -1, cos π क्या होता है, अच्छा यहाँ पे -1 होता है। तो इस तरह से जो इसका ग्राफ होगा ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इसका जो ग्राफ होगा ना,
यूं सुई और इधर से और ऐसे, और cos 3π/2 क्या होता है फिर से 0, cos 3π/2 अगेन 0, cos 3π/2 अगेन 0, cos 3π/2 अगेन 0, cos 3π/2 पे 0, cos 2π पे अगेन 1, cos 2π1 यहाँ पे अगेन 1, cos 2π यहाँ पे 1। इसी तरह सेम पैटर्न इधर भी रिपीट होगा। अगर वैल्यू हम लोग रख के चेक करते हैं तो सेम पैटर्न इधर भी जो होता है ना रिपीट होता है, समझ गए? सेम पैटर्न इधर भी रिपीट होगा, या 2π पे 1 मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इसका, समझ गए ना कैसे ड्रॉ करना है। देखिए मैक्सिमम मान क्या हो रहा है मेरा, मैक्सिमम मान 1 तक जा रहा है, मिनिमम कहाँ तक जा रहा है भाई, -1 तक जा रहा है। और वही तो रेंज होता है ना, y एक्सिस पे बैठा हुआ नंबर, y एक्सिस मेरा, देखिए रेंज हम y एक्सिस से पता करते हैं और डोमेन हम लोग x एक्सिस से पता करते हैं। ग्राफ में देखिए क्या होता है फंडा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो डोमेन पता करते हैं हम लोग x एक्सिस से, x एक्सिस पे बैठा हुआ सारा जो होता है नंबर उसको रियल नंबर कंसीडर करते हैं, इस वजह इसका डोमेन देखिए r हो गया रियल नंबर। और जो y एक्सिस पे देखिए मैक्सिमम मान 1, मिनिमम मान जो है -1। बस ये वैल्यूज हमको पता था, वैल्यू पता होना चाहिए, और इस तरह ग्राफ ड्रॉ हो गया वैल्यू पता होने से, और ग्राफ ड्रॉ हो गया तो देखिए डोमेन और रेंज पता चला ना, मैक्सिमम मान 1, मिनिमम मान -1, कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसी का रेसिप्रोकल जो सेक एक्स है उसके डोमेन रेंज और उसके ग्राफ पे। ठीक है, वो थोड़ा देखिएगा ध्यान से, वो थोड़ा समझना है अच्छे से। हाँ तो चलिए बात करते हैं अब सेक एक्स का जो फंक्शन होता है, जो सेक एक्स फंक्शन है मेरा, उसके डोमेन और रेंज पे। ठीक है, अभी हम बात किए, बोले ना कि जो हम लोग डोमेन रेंज पता करके ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता, मतलब थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है डोमेन रेंज पता करके ग्राफ ड्रॉ करना। लेकिन अगर ग्राफ ड्रॉ करने हमको आता है और उससे तब हमको कोई डोमेन रेंज उसका पूछता है, यानी कि अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता हो और कोई पूछे, तब आपसे कोई पूछे डोमेन रेंज, तो आप चुटकी में बता दीजिएगा। लेकिन डोमेन रेंज पता करके ग्राफ ड्रॉ करना ना थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो वही थोड़ा क्रिटिकल तो होता है, वो समझेंगे देखिए कैसे क्रिटिकल है, अभी आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन बहुत आसान है, देखिए हम कुछ अलग ही ढंग से बताने का कोशिश किए हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डोमेन क्या होगा, डोमेन एक्स का हर वैल्यू ने, और एक्स के वैल्यू पर क्या हो सकता है भाई, हर कोई भी एंगल बैठेगा ना, कोई भी एंगल 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, कोई भी एंगल -∞ से +∞ तक का सारा एंगल बैठेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख दिए जी, x = 2n + 1, x अच्छा इज इक्वल टू लिख दिए हैं, x इज नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, x is not equal to 2n + 1 π/2 where n is equal to integer and belongs to integer, यानी कि x का मान ना 2n + 1 π/2 के रूप में नहीं होना चाहिए। 2n + 1 यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 के रूप में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, अगर 2n + 1 π/2 के रूप में cos तो मेरा 0 होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो cos है 2n + 1 π/2 के रूप में अगर यहाँ पे एंगल बैठा हो तो उस पर क्या होता है, 0 हो जाता है। और अगर ये cos x ही 0 हो जाएगा तो 1/0, sec x क्या है 1/cos x ही है ना, तो cos x ही अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो जाएगा ना फंक्शन अनडिफाइन। इस वजह से x का वैल्यू हम लोग ये नहीं रख सकते। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को तो पता चल गया कि भाई एंगल तो -∞ से +∞ तक का हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये भी तो पता चला कि ये नहीं हो सकता ना। और ये हम लोग ओपन ब्रैकेट इसको कहते हैं ना, ओपन ब्रैकेट, इसका कहने इस ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जो एंड पॉइंट होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको छोड़ करके बाकी बीच का सारा। और ये सब क्यों ऐसा करते हैं हम लोग इस पर भी बात कर चुके हैं, डोमेन रेंज और इंटरवल जब बता रहे थे तब, तो वो वीडियो भी है मेरा प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में। अब देखिए क्या होता है, प्लस ये तो होता ही है डोमेन, और इसी को तो हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, -∞ से +∞ तक का होगा। हमको पता ये नहीं होगा, ये पता है, अभी बात करेंगे इस पे, ये नहीं होगा, यहाँ तक का सारा तो होगा लेकिन इसको छोड़ के, इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, अभी बात किए हैं, इसको रियल नंबर बोलते हैं। तो इसके जगह पे हम रियल नंबर r लिख देते हैं, ठीक है, रियल नंबर r लिख देते हैं, रियल नंबर r लिख देते हैं। और हमको पता है ये चूंकि नहीं होगा, इस वजह से इसको लिखते हैं हम लोग 2n + 1 π/2, माइनस कर दिए, इसका मतलब कि सारा रियल नंबर तो होगा लेकिन ये वाला टर्म नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके रेंज पे। ठीक है, रेंज यानी कि रेंज वही ना, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू जो होता है। ऑल आउटपुट वैल्यूज आर कॉल्ड, एक तरह से रेंज बोल सकते हैं अगर एक सिंपल वर्ड में बोले तो। ऑल इनपुट वैल्यूज आर डोमेन और ऑल आउटपुट वैल्यूज आर रेंज। चलिए बात करते हैं रेंज पर। अब रेंज क्या होता है ना,
कि देखिए सेक कॉस एक्स में से अगर सेक एक्स है क्या, सेक एक्स मेरा है क्या, अगर हम SEC सेक एक्स लिखे तो ये सेक एक्स तो मेरा 1/cos x है, ठीक है। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि cos x का जो रेंज होता है, क्या होता है रेंज, यानी कि cos x का रेंज कहने का मतलब क्या होता है, cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक भाई 1 से +1 से -1, यानी कि cos x कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, होगा तो +1 होगा या तो -1 होगा या तो इन दोनों के बीच का होगा। अगर मान के चलिए कभी cos x का वैल्यू 1 हो गया, sec x है ना यहाँ पे sec x है, तो अगर cos x का वैल्यू 1 हो गया तो sec x का वैल्यू देगा ना ये। अगर कभी cos x का वैल्यू 1 हो जाता है, cos x का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तब मेरा sec x क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अगर कभी cos x मेरा -1 हो गया, हो सकता है, अब cos हो सकता है, होगा क्या, हो गया क्या, हो ही सकता है, तो -1 देगा। अगर इसके बीच में 0 भी बैठता है तो ये 1/0 तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा, तो 0 तो भाई नहीं हो सकता, भाई मेरा 0 नहीं हो सकता। ये जो नंबर लाइन है, अगर ये +∞ है, ये -∞ है मेरा, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मेरा -1 है, यहाँ पे मेरा +1 है, और हम अगर 1 रखें तो ये तो वैल्यू ठीक है किया, ये भी वैल्यू किया। अगर 0 रख रहे हैं तो भाई नहीं, 0 नहीं रख सकते, फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, कभी नहीं रख सकते। अब चलिए ये रख लिए, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का अब रख के देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का भी तो वैल्यू हो सकता है cos थीटा का। तो 1/sec थीटा बेसिकली है क्या भाई, SEC sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। जब cos थीटा का वैल्यू इन दोनों के बीच का कोई हो, यानी कि 0.1 हो, है ना, इन दोनों के बीच क्या होगा भाई, इसको उड़ाते हैं तो 10 आता है। अच्छा, अरे उड़ाएं तो 10 आ गया जी, ये तो 1 से बड़ा नंबर आ गया, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ के दोनों के बीच का लिए तो इससे बड़ा नंबर आ गया। अच्छा, कोई और लेते हैं, 1/0.00000। अरे ये तो और ये देख रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है 1 से, यानी कि हम जितना छोटा लेते जा रहे हैं ये उतना ही मेरा क्या आ रहा है, बड़ा नंबर आते जा रहा है। अगर ऐसा करें, मान के चलिए 0.0, अगर यहाँ पे 1 करोड़ 0, 1 करोड़ छोड़िए, 1 अरब बैठा दे, नहीं 10 अरब 50 अरब 0, अगर मान के चलिए 50 अरब 0 बैठा है, उसके बाद 1 बैठा है, 50 अरब, समझ रहे हैं, 50 अरब 0 बैठा है, 50 अरब नहीं बैठा है, 50 अरब 0 बैठा है, उसके बाद 1 बैठा है, तो समझ लीजिए आप कि ये जो वैल्यू होगा वो 1 से कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसको कि हम लोग पेपर पे या फिर बोर्ड पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ऐसे ही नंबर्स को तो हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं ना। डेट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस, डेट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि उसको हम लोग पेपर पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या देख रहे हैं हम, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का कोई वैल्यू हमको आ रहा है, ठीक। इन दोनों के बीच का वैल्यू नहीं आया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इन दोनों के बीच का रख के देखते हैं, मिटा रहे इसको, मिटाते हैं, इन दोनों के बीच का कोई रख के देखते हैं भाई, इन दोनों के बीच का कोई रख के देखते हैं, इन दोनों के बीच का कोई रख के देखते हैं, ठीक। देखते हैं अब क्या होता है, इन दोनों के बीच अगर रखते हैं तो 1 अगर मान के चलिए cos x का वैल्यू -0.1 हुआ, तब क्या होगा, ये ऐसे उड़ेगा, यहाँ 0 आएगा, ये -10 ना, माइनस ऊपर चल जाता है, -10। अरे ये तो -10 तो 1 से काफ़ी, -1 से काफ़ी छोटा आ गया, यानी कि इधर है और इधर जा रहा है। अगर 1/-0.00001 रखें, तब ये ऐसे 0.0000। अरे ये तो देख, माइनस ऊपर चल जाएगा, तो ये तो -1 से बहुत छोटा नहीं आ गया, बहुत छोटा, -10,000 माइनस से 1 लाख है ये ना, 1 लाख -1 लाख तो -1 से बहुत छोटा हो गया ना। जितना बड़ा 1 लाख है 1 के तुलना में, उतना ही छोटा -1 लाख है -1 की तुलना में, समझ रहे हैं। तो ये बहुत छोटा यूनिट। अगर हम ऐसा करते हैं 1/-0.000, अगर 10 अरब 50 अरब खरबों नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके बाद एक 1 लगाएं, तब ये भी तो मेरा इसी के बीच लाई करेगा ना जी, इसी के बीच लाई करेगा, तब जो मेरा वैल्यू आएगा कितना छोटा हो जाएगा, पता है कितना छोटा हो जाएगा, अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना छोटा हो जाएगा -1 से, वो कि मतलब पेपर पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो लिख नहीं सकते पेपर पे या बोर्ड पे भी। तो ऐसे ही नंबर को तो हम लोग -∞ कहते हैं, -∞ कहते हैं ना। तो हम क्या देखें कि अगर इन दोनों के बीच का यहाँ पर नंबर रखते हैं, तो जो वैल्यू आ रहा है मेरा इधर का आ रहा है, इधर का वैल्यू नहीं आ रहा है।
ठीक है ठीक है। अब देखिए रेंज यहीं से पता होगा, यहीं से रेंज पता होगा, मेरा रेंज यहीं से पता करेंगे। देखिए कैसे पता करें, बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट सा कॉन्सेप्ट। देखिए रेंज कैसे पता होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक का हो सकता है, -1 भी हो सकता है, हम लोग रख के देखे थे, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी से -1 तक तो हो सकता है। इसके साथ हम लोग ओपन ब्रैकेट, इसके साथ हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि -1 भी है। ओपन ब्रैकेट का मतलब एंड पॉइंट नहीं इंक्लूड होता है। माइनस इन्फिनिटी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता क्या है ना, इसको छोड़ के बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। और साथ ही साथ ये तो होगा, ये भी तो होगा जी, ये भी तो होगा ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 से कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और इसके साथ फिर से अगेन हम लोग ओपन ब्रैकेट, इसके साथ क्लोज ब्रैकेट। इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, क्या लिख दे, यूनियन से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। यूनियन हम लोग सेट में पढ़ने वाले हैं। यूनियन क्या होता है अच्छे से, यूनियन क्लास चैप्टर सेट में। यूनियन मतलब होता है ये भी और ये भी, यूनियन में मतलब ये भी और ये भी। रेंज जो होगा इसका क्या निकला मेरा, माइनस इन्फिनिटी से -1, साथ ही साथ कौन भाई, 1 प्लस इन्फिनिटी ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके ग्राफ पे। इसको मिटा रहे हैं, ये इसके, ये और इसके साथ ही साथ ये भी, साथ निभाना साथिया ना, सीरियल आता है, याद आ गया। चलिए इसके अब हम लोग ग्राफ पे बात करते हैं। सेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ठीक है। कॉस एक्स का चूंकि सेक एक्स रेसिप्रोकल होता है, तो सेक एक्स का ग्राफ भी कॉस एक्स का उल्टा ही हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं फटाक से, इसको जरा नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो जल्दी से हो। चलिए जल्दी से बात करते हैं क्या होता है, ठीक है, वो निकलना भी है कहीं पे भी। तो क्या होता है ना कि माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस, ये +1 है, ये मेरा -1 है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। y = 1, y = -1, ठीक है, 1 और -1। अब हमको क्या समझ में आया, जो रेंज है ना इसका माइनस इन्फिनिटी से -1 है, यानी कि -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे और +1 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन दोनों के बीच कोई ग्राफ मेरा ड्रॉ नहीं होगा। रेंज से हमको ये पता चल रहा है, ठीक है, रेंज से हमको ये पता, रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस से हमको रेंज का पता चलता है, और एक्स एक्सिस से हमको डोमेन का पता चलता है। तो वाई एक्सिस हमको रेंज बताता है, ठीक। तो रेंज पता चल गया कि ऊपर ही होगा, इसके नीचे ही होगा, इन दोनों के बीच नहीं होगा, ठीक। अब देखिए अगर हम सेक 0 लेते हैं, सेक 0 इट मीन क्या, 1/cos 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1। सेक 0 पे cos 0, यानी कि सेक 0 पे जो होता है वैल्यू मेरा क्या फाइनली देता है 1। सेक 0 डिग्री पे 1 होता है, सेक 0 डिग्री पे 1, यानी कि यहाँ पे होगा। अच्छा एक और चीज़ कि इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे जो होता है सेक एक्स मेरा क्या होता है भाई, अनडिफाइंड होता है। इसको ना तब काट देते हैं, यानी कि ये वाला चीज़ जो होता है तो काट देते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू मेरा नहीं होगा, इस लाइन पे, इस लाइन पे भी मेरा कोई वैल्यू नहीं होगा ना, अनडिफाइंड होता है। इसको थोड़ा ऐसे करके डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, मुझे काट दिए हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए सेक 0 डिग्री 1, अब मेरा वैल्यू यहाँ तो हो नहीं सकता, होगा तो ऊपर जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा, और यहाँ पे मेरा क्या होता है π/2 पे मेरा अनडिफाइंड। तो ये जो होता है ना ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। और ध्यान रहे ये लाइन कभी भी इस लाइन को π/2 वाले जो यहाँ लाइन है इसको कभी टच नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रहे कभी टच नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम सेक पाई रखे, ठीक है, सेक पाई रखते हैं, क्योंकि π/2 पे तो अनडिफाइंड है, हमको पता ही है। सेक पाई रखते हैं तो क्या होता है भाई, 1/cos पाई हो जाएगा। cos पाई क्या होता है, -1 होता है, यानी कि 1/-1 देगा, यानी कि टोटल फाइनली इनको -1 दिया, यानी कि पाई पे सेक -1 के पास आता है, यानी कि यहाँ पे आ जाता है, समझ रहे हैं, यहाँ पे आ गया। तो इसका जो ग्राफ होगा ये तो मेरा इधर तो हो आए, ऊपर तो जा नहीं सकता, जाएगा तो अब नीचे ही ग्राफ, और इधर भी अनडिफाइंड, इधर भी अनडिफाइंड। तो ये ग्राफ होता है ना इसका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस पर इस लाइन को टच नहीं करता ये कभी भी, लाइन को ये कभी टच नहीं, इन्फिनिटी तक यहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसी तरह सेम पैटर्न जो है ना यहाँ पर भी रिपीट होता है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी रिपीट होता है, ठीक है, सेम पैटर्न। अब देखिए 3π/2 हो गया, 0 हो गया, सेम पैटर्न रिपीट होता है। अब जो है पाई पे क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा नीचे आया था ना, ठीक है, पाई पे -1 माइनस पाई रखेंगे तो +1 आ जाएगा ना, कुछ इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ होगा, समझ रहे हैं। आई थिंक रुकिए एक मिनट, यहाँ नहीं, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया। अब जो क्या होगा, सेम पैटर्न ना यहाँ पर भी रिपीट होता है। यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो वापस से जो मेरा आएगा ना, ये वाला ऐसे ये वाला इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन होता है।
सेम वही पैटर्न। इसके बाद ये 2 पाई पे जो होगा मेरा ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। ये इस पे तो मेरा रिपीट होता है क्योंकि 2 पाई पे 1 होता है ना, cos 2 पाई 1, यानी कि sec अगर हम 2 पाई लेते हैं तो 1/cos 2 पाई और 1/2 पाई का वैल्यू 1, तो यानी कि 1 2 पाई पे 1 होता है। तो इस वजह से इसका भी जो रिपीटेशन, इसका जो ग्राफ होगा ना, कुछ यहाँ से जाएगा और आगे भी इसी तरह ना मेरा होगा, इसका भी मेरा कुछ इसी तरह से होगा, ठीक है। तो बस इतना ही और ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो ये हो गया मेरा cosec x का ग्राफ। और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं cosec x बोलते हैं, साइन और cosec तो हो गया ना, cos और sec x भी हो गया, अब tan और cot बचा हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग tan और cot पे बात करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।